नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जांगीर एक बार फिर से आपके साथ। कैसे हैं आप सब? सभी को गुड मॉर्निंग। सभी ऑनलाइन आ चुके हैं? सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर दो पहले। सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। चलिए बात करते हैं। अपन बात कर रहे थे मनोविज्ञान के बारे में, और मनोविज्ञान में अपने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था अपन ने सिद्धांत के बारे में, यानी कि अपन सिद्धांत पढ़ रहे थे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। साइकोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो, रीट का एग्जाम हो, पीटीटी का एग्जाम हो, या फिर चाहे आपका जो केंद्र में जिसमें साइकोलॉजी आती है, जिसमें अवस्थाएं आती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है। जीन पियाजे विकासात्मक सिद्धांत में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कितनी अवस्थाएं की विभाजित किया है। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, यानी कि बालक का जो विकास होगा वो 4 अवस्थाओं में होगा। कितनी अवस्थाओं में होगा? 4 अवस्थाओं में। अब वो 4 अवस्थाएं जो जीन पियाजे ने दी थी, उसमें अपन ने पहली अवस्था पढ़ ली थी। पहली अवस्था के बारे में अपन ने जान लिया था। कौन सी अवस्था थी पहली? संवेदी गामक अवस्था। कौन सी अवस्था थी? संवेदी गात्मक अवस्था। ठीक है, यानी कि नाजुक अवस्था बताई गई है, जिसमें सभी क्रिया शारीरिक रूप से क्रिया करेगा, यानी कि जितनी भी क्रियाएं होगी उसकी सहज क्रियाओं के माध्यम से वो विकास करता है, सीखता है। ठीक है, ये सारी बात मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बता दी थी। इसके बाद उसमें 6 उप अवस्थाएं थी, वो भी आपको ध्यान रखनी है। 6 उप अवस्थाओं में कौन कौन सी अवस्था में कौन कौन सा विकास होता है, कौन कौन से कार्य किए जाते हैं बालक के माध्यम से, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। उस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि उम्र सीमा। आपको क्या ध्यान रखना है? उम्र सीमा आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो आपसे कैसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से आपको चक्कर घुमा के फंसाया जा सकता है। तो आप ध्यान रखना कि किस तरह से आपको तैयार होके जाना है। संज्ञानात्मक विकास पूरा पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए टॉपिक डाल रखा है मैंने, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये नाम बताइए जल्दी से। जीन पियाजे। कब दिया था? 1923 में। मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी थी पहले। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। ठीक है, और ये सिद्धांत जो दिया था जीन पियाजे ने अपनी पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, इस पुस्तक में दिया था ये। तो आपको ये सारी चीज ध्यान रहनी होगी। आप पुस्तकों को एक अलग से नाम लिख लेना, जो भी मेन मेन चीजें आती है, जैसे जीन पियाजे का नाम आया, वॉटसन का नाम आया, वुडवर्थ का नाम आया, विलियम जेम्स का नाम आया, ये सारी चीजें आप एकदम से लिख लिया करो। जो संप्रदाय और इसके बाद सिद्धांत है, उनको एक लाइन से लिख लिया करें अलग पेज में, ताकि एग्जाम टाइम अपन डायरेक्ट इनको देख चले। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। दूसरी अवस्था के बारे में अपन बात करते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी उम्र सीमा आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सभी की उम्र सीमा आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, उम्र सीमा कोई भी नहीं भूलेगा, इसको कोई इग्नोर नहीं करेगा कि उम्र सीमा आप ध्यान नहीं रखे। 2 से 7 वर्ष। कौन सी है? 2 से 7 वर्ष। ये हो गई, मैंने सिर्फ इतनी सी बात बताई है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और ये आपकी अवस्था हो गई। जो कौन सी अवस्था है? द्वितीय अवस्था है। कौन सी अवस्था है? द्वितीय अवस्था है। कौन सी अवस्था है? द्वितीय अवस्था है। अब इसमें बालक, मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था कि इस अवस्था में बालक बालक क्या करता है? दूसरों के संपर्क में आ जाता है। दूसरों के संपर्क में आ जाता है। दूसरों के संपर्क में आ जाता है, यानी कि संपर्क से सीखता है। क्या करता है? सीखता है। क्या लिखा मैंने? फिर से बोलता हूं मैंने। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उम्र सीमा कितनी है? 2 से 7 वर्ष।
इसको कौन सी अवस्था है? ये संज्ञानात्मक विकास की यानी कि जीनी पियाजे की सिद्धांत की कौन सी अवस्था है? द्वितीय अवस्था है यानी कि सेकंड अवस्था है। कौन सी? सेकंड, सेकंड स्टेज। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इस अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, बालक क्या है कि दूसरों से मिलना जुलना हो जाता है, बाहर चलना जाता है। 2 से 7 वर्ष का बालक बाहर जाने लग जाता है, बाहर खेलने लग जाता है, बच्चों के साथ रहने लग जाता है, यानी कि छोटे बच्चों के साथ खेलने लग जाएगा, उसके हम उम्र के साथ खेलने लग जाएगा। तो क्या करा? दूसरों के संपर्क में आ गया। तो अब दूसरे के संपर्क में जो दूसरे वाला बालक ने, कोई मान लो उसके पास नई चीज है, तो वो जिद्दी करेगा दूसरा बालक भी कि इसके पास नई चीज है। पहला वाला बालक अगर कोई चीज कार्य कर रहा है तो दूसरा बालक भी उसको देख के वो कार्य करेगा, यानी कि संपर्क हो गया, एक कम्युनिकेशन बन गया, उसमें संप्रेषण हो गया। तो कम्युनिकेशन के कारण ये क्या करेगा? सीखने लग जाएगा दूसरों के संपर्क से। ठीक है, अब मैंने आपको पहले वाली स्टेज में बताया था कि अनुकरण के माध्यम से सीखता है उम्र से 2 वर्ष का बालक, और वहां सीखता है अनुकरण के माध्यम से। अनुकरण का मतलब नकल के माध्यम से और दोहराकर के माध्यम से। तो अनुकरण में परिपक्वता नहीं आती वहां पर, तो यहां पर क्या आ जाएगी? अनुकरण में, अब अनुकरण में परिपक्वता आ जाती है। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, कितना अच्छा क्वेश्चन बन रहा है कि अनुकरणों में परिपक्वता कौन सी स्टेज में आती है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, अनुकरण के माध्यम से सीखना कौन सी उम्र में शुरुआत हो जाती है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। तो आपको दोनों में जो कंफ्यूज होने वाली जो बन रही है ना अपनी, वो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट आती है एक लाइन, इसको हमेशा ध्यान रखना आप, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद सुनना, बालक इस अवस्था में, बालक क्या करने लग जाता है? सजीव चिंतन करने लग जाता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, सजीव चिंतन करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? बालक सजीव चिंतन करने लग जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सजीव चिंतन, यानी कि सजीव चिंतन का मतलब क्या होता है? मतलब देखना इसका, जीववाद भावना। जीववाद क्या मतलब होता है? जीववाद प्रवृत्ति, यानी कि जो बालक की प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? जीववाद प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है। कैसी प्रवृत्ति होती है बालक की? जीववाद प्रवृत्ति होती है। सुनना, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सभी पहले वीडियो को शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा। आजकल शेयर नहीं करते हो शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर वो 2 दिन का गैप लग गया इसके कारण समझ में नहीं आ रहा सभी को। वो जो पहले बच्चे ऑनलाइन आते थे वो कहाँ चले गए? क्या सभी इधर उधर बिछड़े हुए हैं क्या आजकल? कोई ऐसा तो नहीं है ना जो बिछड़ गए हो? आप वीडियो को शेयर करते रहा करें, प्लीज लाइक करते रहा करें। बाकी क्लास की मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्लास में मैटर आपको पूरा मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उम्र सीमा है 2 से 7 वर्ष, याद हो गया। द्वितीय अवस्था है, ये भी याद हो गया। इस अवस्था में, द्वितीय अवस्था में उम्र देखो आप 2 से 7 वर्ष है ना, दूसरों के साथ मिलने लग जाएगा, जुलने लग जाएगा, उसके साथ खेलने लग जाएगा। क्या हुआ? संपर्क बना, संपर्क से सीखता है। अब पहले वाली क्लास में जो हुई थी अपनी, उसमें पहली अवस्था मैंने आपको पढ़ाई थी संवेदीगामक अवस्था। उसमें मैंने आपको बताया था कि बालक नकल करके या अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अब ये दोनों चीजें हो गई, यानी कि अनुकरण के माध्यम से सीखता है, लेकिन अनुकरण के माध्यम से वहां प्रारंभ हो जाता है, शुरुआत हो जाती है, लेकिन परिपक्वता कहां पर आती है? परिपक्वता आती है इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि अनुकरण में परिपक्वता आ जाती है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर फोकस करना, कोई नहीं भूलेगा इसको। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परिपक्वता कौन सी अवस्था में आ जाती है? अनुकरणों में। तो आपका आएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 2 स्टार लगाए, यहाँ पर 3 बनाऊंगा, क्योंकि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, बालक में सजीव चिंतन होने लग जाता है। सजीव चिंतन का मतलब होता है जीववाद भावना, यानी कि और बात करें सजीव चिंतन के बारे में, यानी कि वो निर्जीव वस्तु को, निर्जीव जो चीजें रहती है उनको भी क्या मानने लग जाता है? सजीव मानने लग जाता है। निर्जीव को भी क्या मानने लग जाएगा? सजीव मान लेगा। यानी कि उसका, बालक का जो सजीव चिंतन है वो ये समझता है कि दुनिया में, इस विश्व में जितनी भी चीजें हैं सब सजीव है, यानी कि सब चलती फिरती है। टेबल से बात करेगा, टेबल को क्या समझेगा? सजीव समझेगा। चेयर की बात करेंगे, चेयर को क्या समझेगा? सजीव है। लकड़ी की बात करेंगे, लकड़ी को क्या समझेगा? सजीव है। प्लास्टिक की बात करेंगे, प्लास्टिक को क्या समझेगा? सजीव है। कुकर की बात करो, कुकर क्या समझेगा? सजीव है। यानी कि जितनी भी दुनिया में वस्तु है उसको क्या समझेगा? जीवित समझेगा, सजीव समझेगा। प्रारंभ में कौन सी अवस्था में?
पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था में उम्र 2 से 7 वर्ष है। तो ये किसके अनुसार है? जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे के अनुसार बताते हैं कि बालक जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें सजीव चिंतन करने लग जाता है, यानी कि निर्जीव जो वस्तु रहती है उनको भी क्या मान लग जाता है? सजीव मान लग जाता है। क्या मानने लग जाता है? सजीव मान लग जाता है। चाहे वो कुर्सी हो, मेज हो, टेबल हो, चेयर हो, सबको सबको क्या मान लग जाता है? सजीव मान लग जाता है। एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ रही ना, एग्जाम्पल ज्यादा मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया आपको सभी को याद हुआ, क्लियर है सभी को? यहां तक सभी को समझ में आया? सभी यस यस बोलेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यस बोलो, सभी यस बोलेंगे। मजा आ रहा है क्लास में सभी को? सभी को क्लास अच्छी लग रही है? कोई क्लास में प्रॉब्लम है? चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं? चलिए यहां तक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करें अपन, और बात करें इसकी, इस अवस्था की। इस अवस्था में परम, इस अवस्था में परम अहम, अपन पढ़ेंगे आगे परम अहम के बारे में बहुत ज्यादा एटीट्यूड। परम अहम की भावना आ जाती है, आ जाती है। किसकी आ जाती है? परम अहम की भावना आ जाती है। अर्थात बालक ये समझता है, अर्थात बालक ये समझने लगता है, बालक यह समझने लगता है कि दुनिया की, या फिर ऐसे लिख दी दुनिया नहीं की, प्रत्येक प्रत्येक वस्तु या चीज, कोई भी, सब मेरे पर केंद्रित है। क्या लिखा मैंने? समझना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परम अहम की भावना संज्ञानात्मक सिद्धांत की कौन सी अवस्था में आ जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना ये। परम अहम की भावना आ जाती है। परम अहम अपन पढ़ेंगे जब सिगमंड फ्रॉइड आएगा, उसमें 3 चीजें बताई थी, इदम, इदम अहम, परम अहम। ठीक है, इदम अहम परम अहम, ये 3 चीजें होती है। इसको आईडी बोलते हैं, इसको ईगो बोलते हैं, इसको सुपर ईगो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ईडी। इसको बोलते हैं ईगो, और इसको क्या बोलते हैं? सुपर ईगो। तो सुपर ईगो की भावना किस में आ जाती है? किस में आ जाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। किसके अनुसार आ जाती है? जीन पियाजे के अनुसार आ जाती है। यानी कि परम अहम की भावना आ जाती है, वो सुपर ईगो में चला जाता है, और वो ये समझता है कि दुनिया की प्रत्येक जितनी भी वस्तु है, जितनी भी चीजें होती है, या फिर वो समझता ही नहीं, वो अनुभव करता है इन चीजों को, वो जानता है, मुझे ये लगता है कि सब कुछ मेरे पर केंद्रित है। जैसे मान लो वो क्रिकेट खेल रहा है, कहीं पर बाहर गया खेल रहा है, धूप आ रही है और सूरज निकला हुआ है, क्या वो निकला हुआ? सूरज निकला हुआ है। तो वो चलता जाएगा, सूरज भी उसके साथ चलेगा, वो चलता जाएगा, परछाई भी उसके साथ चलेगी। तो वो क्या समझेगा कि ये परछाई मेरे मेरे अंडर में, यानी कि मैं इसको चला रहा हूँ। सूरज भी मेरे अंडर में, यानी कि सूरज को मैं चला रहा हूँ, चंद्रमा को मैं चला रहा हूँ, बादल को मैं चला रहा हूँ। यानी कि वो ऐसा समझता है कि सब कुछ मेरे अंदर केंद्रित है, वो ऐसा अनुभव भी करता है इन चीजों को। उसको ये समझ में नहीं आता कि सूरज कैसे चला हुआ है, चंद्रमा कैसे चला हुआ है, ये परछाई क्या होती है, ये समझ में नहीं आ रहा उसको। वो समझता है कि अनुभव करता है उन चीजों को कि सब कुछ मेरे अंदर, यानी कि परम अहम की भावना आ जाती है उसमें। क्या आ जाती है? परम अहम की भावना। यहां तक क्लियर है सभी को? सभी को समझ में आया कि परम अहम की भावना किस प्रकार से आ जाती, किस तरह से आ जाती है उसमें? क्लियर है? चलो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दूं? चलिए अब आगे बात करते हैं। तो यहां तक सभी को समझ में आ रहा? बहुत इजीली बता रहा हूं मैं आपको, नॉर्मली तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
व्यवहारिक तरह से मैं आपको ये सिद्धांत बता रहा हूँ ताकि आपको जनरली समझ में आ जाए। इतना डीप बहुत कम बताते हैं, बहुत कम आपको डीप सुनने को मिलेगा कभी इस सिद्धांत में। लेकिन मैं आपको हर एक तरह से एग्जाम्पल दे दे के बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें इस अवस्था में, इसी अवस्था की अपन बात कर रहे हैं। इस अवस्था में संचय संग्रह, संचय संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। संचय संग्रह की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। यानी कि वो चीजों को इकट्ठा, संचय और संग्रह का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं आपको क्या होता है, चीजों को इकट्ठा करना, अनावश्यक अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना। क्या करना? संग्रह करना। संग्रह अगर नहीं समझ में आता है, ये संग्रह साइकोलॉजी में लिया जाता है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा, या इकट्ठा करना, ये लो लग जाता है क्या? ठीक है, अब समझ में आ गया? अब सभी को समझ में आ गया होगा। क्या बोला मैंने, फिर से सुनना। संचय संग्रह की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में पाई जाती है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। संचय संग्रह का मतलब क्या होता है, ये मैं बता रहा हूं। क्या होता है? इकट्ठा करना, अनावश्यक चीजों को क्या करने लग जाता है, इकट्ठा करने लग जाता है। अब वो क्या करने लग जाता है, क्यों करता है? क्योंकि देखो, मान लो उसने, ये बोतल है, ये टूट गई, ठीक है, मेरे हाथ में क्या है, बोतल है, इसका ढक्कन टूट गया। तो इस टू के ये बोतल के, मान लो बोतल के छेद हो गया, अब इसका ढक्कन, इसको क्या करेगा, वो फेंकेगा नहीं, इसको इकट्ठा करने लग जाएगा। उसके दिमाग में क्या आने लग जाएंगे, विचार आने लग जाएंगे। क्या आने लग जाएंगे? विचार आने लग जाएंगे। क्या विचार आएगा कि ये जो बोतल जो टूटी हुई है, इससे मैं कुछ अलग चीज बनाऊंगा। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति आ जाती है, यानी कि संचय संग्रह की जो प्रवृत्ति होती है, ज्ञानात्मक को बढ़ाती है, विकास को बढ़ाती है अपने को। और जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जो क्रिएटिविटी माइंड बनता है ना, वो संचय संग्रह की प्रवृत्ति करने वाले बालकों में ज्यादा बनता है। वो हर एक टूटी हुई वस्तु, हर एक फालतू वस्तु, अनावश्यक जो चीजें रहती है, उनको इकट्ठा करते हैं। और उनको, जैसे मोटर टूट गई, उसकी छोटी मोटी गाड़ी खराब हो गई, उसकी मोटर निकाल लेगा, दूसरे में फिट कर देगा, उसको सामान लग जाएगा। बंदूक है, उसके पास टूट गई, तो उस बंदूक की स्पेयरिंग निकाल लेगा, कहीं और जगह फिट कर देगा। तो इस वजह से उसको दुख होता है कि यार मैं इन चीजों को फेंकू नहीं। यानी कि उसके दिमाग में क्या हुए, विचार उत्पन्न हुए, अलग अलग चीजें, विचार उत्पन्न हुए उसके दिमाग में। तो इस विचार के कारण इस अवस्था को क्या बोलेंगे, वैचारिक अवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैचारिक अवस्था भी बोलते हैं। तो आपसे अगर पूछ रहे कि कौन सी अवस्था को वैचारिक अवस्था कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए मेरे भाइयों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें। विचार कब आते हैं बालक में? जब वो किसी भी चीज का संचय संग्रह करता है, क्रिएटिविटी चीजें करने लगता है। ठीक है, संचय संग्रह की प्रवृत्ति का मतलब आपको सभी को समझ आया। वैचारिक अवस्था यानी विचारों का उदय हो जाता है। क्या हो जाता है? विचारों का उदय हो जाता है, उदय हो जाता है। ये हुई वैचारिक अवस्था की बात। संचय संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है, अनावश्यक वस्तु का संग्रह करेगा, इकट्ठा करने लग जाएगा, विचार उत्पन्न होंगे, वैचारिक अवस्था भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वैचारिक अवस्था किसे कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? सभी को क्लियर है? यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है इस सिद्धांत को, क्योंकि एग्जाम में सीट 8 में तो पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछे जा सके। इसके बाद रीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा, अवस्थाओं में से क्वेश्चन पूछेंगे, वो इससे रिलेटेड जरूर होंगे, देखना आप। तो आपको समझना बहुत जरूरी है सिद्धांत को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और इस अवस्था के बारे में। आप सभी नोट्स बना लिया करें, इनको लिखोगे तब ज्यादा मजा आएगा। अगर आप, मैं जो बोल रहा हूँ लिख नहीं रहे हो, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो लिख नहीं रहे हो, तो मतलब नहीं है कोई भी। देखो यहाँ पर ये ऑनलाइन क्लासेज है, आप ऑफलाइन मत समझे। अगर ऑफलाइन होती तो मैं लिखाता इन चीजों को बार बार,
मैं बोलता इनको, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखा था आपको। लेकिन ऑफलाइन में ऑनलाइन में इतना फर्क होता है कि मैं यहाँ पर 1-1 घंटे 2-2 घंटे चिल्ला नहीं सकता आपसे, मैं लिखा नहीं सकता बार बार। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जिनका दिमाग आगे चल रहा होगा, जो सिलेक्शन लेके जाएंगे वो लिखेंगे, इनको ऑफकोर्स लिखेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि हमने नहीं लिखा, वो लिख लेते हैं। इतनी देर में मैंने बोला है उनको, उन्होंने लिख लिया होगा। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के दिमाग के बच्चे रहते हैं ना, उन्होंने लिख भी लिया होगा अब तक। तो जो पीछे रह जाएगा वो पीछे रह जाएगा, बस उसको आगे आने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। इस अवस्था को एक और चीज ध्यान रखना, इसको प्रतीकात्मक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतीकात्मक अवस्था। सॉरी, प्रतीकात्मक अवस्था नहीं, प्रतीकात्मकता का गुण पाया जाता है। क्या बोल, यानी कि प्रतीकात्मकता का गुण विकसित हो जाता है। कौन सा गुण विकसित हो जाता है? प्रतीकात्मकता का गुण विकसित हो जाता है। अब प्रतीकात्मकता का गुण क्या है, इसको भी समझने ला। सारी चीजें समझाऊंगा मैं आपको, एक एक चीज समझाऊंगा। देखो, यहां पर मैंने आपको बताया था कि बालक सजीव चिंतन करने लग जाता है। सजीव चिंतन का मतलब क्या है कि वो हर एक निर्जीव चीज को सजीव समझने लग जाता है। यानी कि दुनिया की प्रत्येक जितनी भी वस्तु रहेंगी उनको सबको क्या करने लग जाएगा? सजीव चिंतन, यानी कि सजीवता का गुण उसमें विकसित हो जाता है, यानी कि वो प्रवृत्ति पाई जाती है उसमें। अब प्रतीकात्मकता का गुण भी इसी से रिलेटेड है। कैसे समझना? मान लो उसी ने किसी भी चीज को देखा, कोई जानवर को देखा, मान लो उसने जानवर को देखा, शेर को देखा, शेर को खाते हुए देख लिया उसने, मांस हिरण खाते हुए देख लिया, तो वो ये समझता है कि हिरण खाने वाली चीज है। यानी कि शेर हिरण खाता है, यानी कि हिरण क्या हुआ? भोजन हुआ। तो वो क्या समझेगा कि हिरण खाने वाली चीज है, यानी कि हिरण को सब खा सकते हैं, ऐसा समझेगा। तभी तो बालक में प्रतीकात्मक क्रिया, जो भी उसके सामने चीजें होती है ना, वो उसके व्यवहार को रिप्रेजेंट करती है कि उसका व्यवहार उसके अकॉर्डिंग चलेगा। मान लो उसने किसी उड़ते हुए पक्षी को देखा, प्रतीकात्मकता का गुण का मतलब होता है, मान लो उसने किसी भी पक्षी को उड़ते हुए देखा, तो वो उड़ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या लगेगा कि इसके क्या है? पंख है। क्या है? इसके पंख है। तो पंख है, यानी कि वो ये समझेगा कि जिसके भी पंख होते हैं वो सब क्या करते हैं? उड़ते हैं। तो आपने देखा हो, मान लो शक्तिमान सीरियल देख रहा है, तो शक्तिमान सीरियल ने देखा और वो ऊपर उंगली करता है और ये घूमता है, तो वो बालक क्या समझता है कि जो ऐसे घूमता है वो उड़ के चला जाता है। उसने ये समझा। आपने देखे होंगे बहुत सारे बच्चे उस टाइम डेथ भी होने लगी थी, छत से कूदने लग गए, उनको लगता था कि शक्तिमान बचाने आएगा, हम उड़े जाएंगे, तो वो इस तरह से करने लग जाता है प्रतीकात्मकता गुण के कारण। यानी कि जो सामने देख रहा है, जिस भी चीज को देखा, मान लो कोई नाले के कीड़े खा रहा है, उसने देखा कि ये पक्षी नाले के कीड़े खा रहा है, तो वो क्या समझता है कि सभी पक्षी जो है नाले के कीड़े खाते हैं, ये कीड़े खाने लायक है, ये इनको कौन खाता है? पक्षी खाता है। जिसके पंख होते हैं वो उड़ सकता है, यानी कि जिसके भी पंख होंगे वो उड़ सकता है। अगर मनुष्य के पंख लगा दिए जाए तो वो क्या कर सकता है? उड़ सकता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रतीकात्मकता का गुण बोलते हैं। समझ में आया सभी को? तो यहां तक सभी को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है? सभी को समझ में आ जाना चाहिए बस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद बात करें इसमें, इस अवस्था में बालक में ज्यामितियों का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान हो जाता है। अभी ज्यामिति को आगे बताऊंगा मैं आपको। यहां पर मैंने इतना सा बोला है आपको कि ज्यामितियों का, आकृतियों का ज्ञान हो जाता है, लेकिन स्पष्टता नहीं बताई मैंने। स्पष्टता का मतलब होता है कि ज्यामितियों में पलटाने का गुण विकसित नहीं होता। पलटानी का गुण विकसित नहीं होता। समझना, यहां पर फिर से बोलूंगा, बहुत ही ज्यादा फोकस करने वाली चीजें, आराम से समझेंगे। देखो, प्रतीकात्मकता का गुण विकसित हो जाता है, ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है यहां तक? आगे बताता हूं। ज्यामितियों का ज्ञान हो जाता है, यानी कि जो ज्यामिति चीजें होती है उसका ज्ञान हो जाता है। कैसे हो जाता है? मान लो उसके पास ये बोतल है, एक बोतल और है जो इसकी चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन क्वांटिटी उस चौड़ाई वाली बोतल में ज्यादा आता है। तो वो क्या करता है कि चौड़ाई वाली बोतल को, जिसमें जो बड़ी दिखने में जो बड़ी होती है, उसको क्या समझता है कि इसमें ज्यादा पानी आता है या इसमें ज्यादा दूध है, मैं इसको ज्यादा लूंगा। तो ज्यामितियों का गुण तो आ गया, उसमें ज्ञान हो गया ना ज्यामितियों का, कि इसमें ज्यादा है इसमें कम है। लेकिन पलटाने का गुण विकसित नहीं होता। किसका गुण? पलटाने का गुण। पलटाने का मतलब होता है स्पष्टता।
अगर हिंदी में बात करें स्पष्टता, ये साइकोलॉजिकल वर्ड है। स्पष्टता नहीं पाई जाती, स्पष्टता नहीं पाई जाती। यानी कि वो रिंग में और बॉल में दोनों में भेद नहीं कर पाता। रिंग में और बॉल की दोनों आकार में भेद नहीं कर पाता, लेकिन पता तो है ना ज्यामिति का गुण है, ये गोल है, ये ऐसी है, ये गोल है, ये ऐसी है, ये तो पता है ना उसको, ज्यामिति का ज्ञान हो गया। एक गिलास है उसके पास, मैं बार बार बोलता हूं, एक ये गिलास है, ठीक है, और एक ये गिलास है। अब इसमें तो मान लो 500 ग्राम मिल्क आया, और इसमें कितना आया, इसमें 1 किलो मिल्क आया। लेकिन बालक को क्या लगेगा कि वो ज्यादा बड़ा है, इसमें 2 किलो है शायद, ये ज्यादा बड़ा है, तो बालक इसको लेने की जिद करेगा, इसको नहीं लेगा। अब इसको नहीं लिया, इसका मतलब क्या हुआ, पलटाने का गुण नहीं पाया गया उसमें, स्पष्टता नहीं है ज्यामितियों में। ज्यामितियों में स्पष्टता नहीं पाई जाती, यानी कि पलटाने का गुण विकसित नहीं हुआ। इसके आगे वाली अवस्था जो संक्रियात्मक अवस्था आएगी, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आएगी, उसमें पलटाने का गुण विकसित हो जाता है। ये कौन कहता है, जीन पियाजी भाई साहब बोलते हैं। संज्ञानात्मक विकास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझने लायक ये चीज है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। प्रतीकात्मकता का गुण विकसित हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। क्या होता है ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, समझ में आ गया होगा। जो एक्स्ट्रा होंगे उसने लिख भी लिया होगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ज्यामितियों का ज्ञान हो जाता है, यानी कि ज्यामिति का ज्ञान तो पाया जाता है उस प्रकार, लेकिन पलटाने का गुण भी नहीं पाया जाता इस प्रकार। कैसे कि वो बता नहीं पाता कि इसमें ज्यादा है या इसमें कम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, सभी को समझ में आई क्लास, सभी को समझ में आई ये सिद्धांत। तो ये एक अवस्था खत्म हो जाती है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए, तो सभी को समझ में आया यहाँ तक, इसको मिटा देता हूं, फिर अगली स्टेज पे अपन चलते हैं। तो ये हुई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आई। अगर कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आता है, कोई साइकोलॉजिकल वर्ड ऐसा लिख दिया हो मैंने जो आपको उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे कमेंट करके बताइए फिर मुझे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर की अवस्था आती है जिसका नाम है संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक बोलो या मूर्त संक्रियात्मक बोलो, एक ही बात है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी एज क्या है जल्दी से बताइए मुझे, एज क्या है इसकी, जल्दी से बताइए, एज क्या है, 7 से 11 वर्ष। कौन सी है, 7 से 11 वर्ष, इसकी क्या है, एज है। यह आपको ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है इस चीज को, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पूर्व, यानी कि प्री ऑपरेशनल, इसको बोलेंगे ओनली ऑपरेशनल, ऑपरेशनल स्टेज। ये भी चीज आपको समझ में आई, ठीक है। कौन सी अवस्था है इसके बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी अवस्था है, थर्ड अवस्था। एक वर्ड है आपको यहां पर नजर आ रहा है, मैंने पहले भी बताया था, कौन सा वर्ड है, मूर्त, यानी कि कौन सा चिंतन करने लग जाता है, मूर्त चिंतन करने लग जाता है। यानी कि अर्थात मूर्त चिंतन क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मूर्त चिंतन और तार्किक चिंतन एक ही बात है ये। देखो मूर्त चिंतन क्या होता है कि मूर्त चिंतन में बालक के सामने जिस भी वस्तु पर चिंतन करना होता है ना, वो उद्दीपक उसके सामने होना चाहिए, तो उस पर वो चिंतन कर पाता है। अगर वो उद्दीपक उसके सामने नहीं है, मौजूद नहीं है, और उसके बारे में यानी कि गैर मौजूदगी में अगर उसके बारे में चिंतन कर रहे हो, तो वो होता है अमूर्त चिंतन। कौन सा होता है, अमूर्त चिंतन। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से किया गया चिंतन मूर्त चिंतन होता है। अप्रत्यक्ष रूप से कोई वस्तु आपके पास नहीं है, फिर भी मान लो आप क्वेश्चन को हल कर रहे हो,
क्वेश्चन के सामने आपके पास किसी भी चीज है, मान लो का आंसर उसका दिया है, फिर उसको देख कर वो चिंतन करेगा, मूर्त चिंतन कहलाएगा। लेकिन आप मान लो कोई वैज्ञानिक है, कोई भी चिंतन करते, वैज्ञानिक जितने भी चिंतन करेंगे अमूर्त चिंतन करेंगे, उसके पास कोई चीज होती नहीं है, फिर भी वो चिंतन करते रहते हैं, इसमें ये डालेंगे, इसमें ये डालेंगे, वगैरह वगैरह सारी चीजें। यानी कि उद्दीपक का मौजूद नहीं है, उद्दीपक नहीं है, फिर भी चिंतन कर रहे हैं, तो कौन सा आएगा? अमूर्त चिंतन। और प्रत्यक्ष रूप से सामने समक्ष है, फिर भी मूर्त चिंतन। ठीक है, साइकिल खराब हो गई, चेन उतर गई, अब वो चिंतन करेगा चेन चढ़ाने के लिए, तो वो कौन सा चिंतन हुआ? मूर्त चिंतन। ठीक है, कौन सा चिंतन हुआ? मूर्त चिंतन कहलाता है। ये होता है मूर्त चिंतन। यानी कि जितनी भी किसी जो भी उसका चिंतन रहेगा ना, यानी कि चिंतन को मूर्त रूप देने की कोशिश करता है। क्या करता है? कोशिश करता है। जो भी वो चिंतन करेगा उसको क्या करेगा? मूर्त रूप, यानी कि मूर्त रूप देने की, उस जो भी चिंतन कर रहा है उसको मूर्त रूप देने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसके बाद बात करें इस अवस्था में, अब कौन सी अवस्था है? 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बालक क्या करता है? विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। कहां पर? विद्यालय। मैंने आपको कल भी बताया, पहले वाली क्लास, परसों के दिन वाली क्लास में बताया था, ये विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, प्रारंभ कर देता है। आपसे पूछा जा सकता है कौन सी अवस्था विद्यालय की अवस्था कहलाती है, या कौन सी अवस्था में विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बालक कौन सी अवस्था में विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है? कौन सी अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। सभी को यहां तक क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है क्लास? ठीक है, अब विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है तो इसका मतलब क्या होगा? बालक करके सीखेगा। करके सीखना इसी अवस्था का भाग है, इसी अवस्था का भाग है। यानी कि बालक करके सीखना कौन सी अवस्था में आ जाता है? करके सीखना। ठीक है, ये एक विधि भी होती है, करके सीखना विधि से करता है। किसी अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है चिंतन कौन सा करता है? मूर्त चिंतन करता है। यानी कि जो भी उसके सामने जो भी चीज आएगी, जो भी उद्दीपक आप उसको दोगे, तो उस उद्दीपक को क्या? मूर्त रूप देने की कोशिश करेगा इस अवस्था में। ठीक है, इसके बाद बात करें अपन, विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक बाहर निकलने लग जाता है, विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। परिवार के बाद दूसरी शिक्षा कहाँ से ग्रहण करेगा? विद्यालय से ग्रहण करेगा। गुरुजनों से मिलेगा, अलग अलग होमवर्क मिलेंगे, कार्य मिलेंगे उसको, यानी कि करके सीखना इसी अवस्था का भाग है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? चलिए लिख लीजिए आप, फिर आगे बताते हैं। मिटा दूं? चलिए आगे बात करते हैं। अब इस अवस्था में, इस अवस्था को क्या बोलते हैं? वैचारिक। इस अवस्था को बोलते हैं वैचारिक अवस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं? वैचारिक अवस्था भी बोलते हैं। कौन सी अवस्था? वैचारिक क्रिया की अवस्था, या विचारिक, क्या बोलते हैं? वैचारिक क्रिया की अवस्था। इसका मतलब होगा जो भी उसके सामने कोई क्रिया होगी, यानी कि जो भी वो क्रिया करेगा, मैंने लिखा है यहां पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, वैचारिक अवस्था इसको बोलते हैं। वैचारिक अवस्था या वैचारिक क्रिया अवस्था है, यानी कि जो भी वो क्रिया करेगा, मान लो कोई बालक की क्रिया कर रहा है, तो वो किसके माध्यम से कर रहा है? विचार के माध्यम से। विचार करके, क्या करके? विचार करके। अब वो जो भी काम करेगा विचार करके करेगा, विचार करने लग जाएगा, फिर उस काम को करेगा, यानी कि क्रिया जो भी करेगा विचार करेगा। ठीक है, अब वो जो भी क्रिया कर रहा है, तो उसमें क्या होंगे? नियम भी होंगे, यानी कि नियम से चलने लग जाएगा, एक नियम बना लेगा।
क्या बना लेगा? नियम बना लेगा। देखो समझना, वैचारिक क्रिया की अवस्था यानी कि बालक इस अवस्था में जितनी भी क्रियाएं करेगा उन पर क्या करेगा? विचार करने लग जाएगा। क्योंकि कौन सा चिंतन करने लग जाएगा? मूर्त चिंतन। अब वो जो भी क्रिया करेगा मूर्त कार्य तो करेगा, वो मूर्त रूप देने की कोशिश करेगा उस काम को। उसके सामने इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी प्रॉब्लम या इतने बड़े कार्य उसको नहीं दिए जाएंगे। आप ऐसे मत समझना कि उसको अमूर्त चिंतन जैसे कार्य करने पड़ेंगे, उसको नहीं करने पड़ेंगे। कुछ एक बालक होते हैं जो करने लग जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एक बालक में वो चीजें पाई जाती है। ठीक है, वैचारिक अवस्था है, वैचारिक क्रिया की अवस्था होती है। इसका मतलब ये होता है कि उसमें जो बालक विचार कर क्रिया करेगा वो विचार करके करेगा। अब वो क्रिया करेगा, उसमें नियम होंगे, एक नियम बना लेगा उसको। तो नियम बना लेगा यानी कि हर एक क्रिया नियम के माध्यम से करेगा। तो इसलिए इस अवस्था को नियमीकरण की अवस्था भी बोलते हैं। नियमीकरण की अवस्था भी बोलते हैं। कौन सी अवस्था बोलते हैं? नियमीकरण की अवस्था भी बोलते हैं इस अवस्था को। यानी कि क्रिया करने में जो अपना जो तरीका रहेगा वो एक नियम के अकॉर्डिंग करेगा, नियम बना लेगा। तो इसीलिए क्या बोलेंगे? इसको नियमीकरण की अवस्था भी बोलेंगे। ठीक है, सभी को समझ में आया? क्लियर है? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं क्या करना है। ठीक है, मिटा दूं? सभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कर दो जल्दी से वीडियो को। किसी ने वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए। देखिए अब इधर, अब मैंने आपको बताया था पहले कि इसमें पलटाने गुण विकसित नहीं होता। क्या नहीं होता? पलटाने का गुण। एक मिनट, आप देखिए, नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया कि इसमें पलटाने का गुण विकसित हो जाता है। पहले उस अवस्था में क्या था? विकसित नहीं था। क्या बताया था मैंने? कि पलटाने का गुण विकसित हो जाता है। यानी कि पलटाने का गुण क्या हो जाता है? कि वो ज्यामिति आकृति, क्या बताया मैंने? जो ज्यामिति आकृति, जो ज्यामिति आकृति थी उसमें स्पष्ट अंतर पहले नहीं बता पा रहा था। अब क्या करेगा? स्पष्ट अंतर बता सकता है। क्या कर सकता है? स्पष्ट अंतर बता सकता है वो। यानी कि पलटाने का गुण क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। कौन सी अवस्था में? ध्यान रखना, ये दोनों चीजें कंफ्यूज करने वाली, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पलटाने का गुण कौन सी अवस्था में विकसित नहीं होता है? तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पलटाने का गुण विकसित हो जाता है। यानी कि जो ज्यामिति की आकृतियां हैं, जैसे उसको आप बोलोगे अब कि ये क्या है, इसमें दूध ज्यादा है या इसमें ज्यादा है, तो बिल्कुल इसमें ज्यादा बताएगा, चाहे वो दिखने में छोटा हो लेकिन क्वांटिटी ज्यादा उसमें है। अब उसको बेवकूफ नहीं बना सकते हो आप। अब उसको बोलोगे कि ये चूड़ी, यही गेंद है, यही गेंद है, नहीं ये चूड़ी है और ये गेंद है, अब बता सकता है वो। इस प्रकार का पलटानी, स्पष्टता, ज्यामितियों में स्पष्टता नजर आ जाती है, पलटानी बोलते हैं उसको साइकोलॉजिकल में। ठीक है, कौन सी अवस्था में पलटाने का गुण विकसित नहीं होता है? वो पहले वाली अवस्था थी। पलटाने का गुण विकसित हो जाता है कौन सी अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 3 चीजें और लिखानी है, फिर क्लास को खत्म करेंगे। मिटा दूं? चलिए, तो ये पलटाने वाला मैटर समझ में आया कि नहीं आया? सभी को क्लास समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सभी को क्लास समझ में आ जाना चाहिए। देखो, एक भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको समझ में नहीं आई। समझ में आ जाना चाहिए, समझ में आना ही चाहिए। क्योंकि मैं इतना खुल के एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम्पल दे दे के, मैं पता नहीं कितने एग्जाम्पल आपके सामने डाल देता हूँ ताकि आपको उस शब्द का अर्थ पता चल सके, आपको उसका मीन्स पता चल सके। ठीक है,
इस अवस्था में लास्ट चीज है, इस अवस्था में 3 गुण विकसित हो जाते हैं बालक में। 3 गुण विकसित हो जाते हैं बालक में। कितने गुण? 3 गुण विकसित होते हैं। अब वो 3 गुण कौन कौन से हैं उसके बारे में देखना। पहला गुण उसमें पाया जाता है श्रृंखलाबद्धता। श्रृंखला, इसके बारे में जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो है काम एक श्रृंखला के रूप में करेगा, यानी कि एक सिस्टमेटिक ढंग आ जाता है उसमें जीने का। क्या आ जाता है? एक सिस्टमेटिक तरीका आ जाता है, जो समझ जाता है कौन सी अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। दूसरी बात करें उसमें वर्गीकरण, यानी कि वर्गीकरण का गुण भी पाया जाता है। वर्गीकरण आप बिल्कुल जैसे श्रृंखला है वैसे ही वर्गीकरण है, ठीक है। इसके बाद तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3rd नंबर का जो उसमें पाया जाता है, प्रतिरूपीकरण। क्या नाम है? प्रतिरूपीकरण। प्रतिरूपीकरण का गुण विकसित हो जाता है। अभी बताता हूं प्रतिरूपीकरण क्या होता है, थोड़ा धैर्य रखें। देखो यहां पर मैं बता रहा हूं कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक में कितने गुण विकसित होते हैं? 3 गुण विकसित हो जाते हैं। मूर्त अवस्था है, मूर्त चिंतन करेगा, कितने गुण विकसित हो जाएंगे? 3 गुण विकसित हो जाएंगे। 3 गुण कौन कौन से? बालक जो अपनी लाइफ स्टाइल जिएगा वो श्रृंखलाबद्धता और एक वर्गीकरण के माध्यम से जिएगा, ठीक है। और प्रतिरूपीकरण का मतलब ये होता है कि वो एक गुणों में बद्धता बता देता है, यानी कि गुणों में अंतर बता देता है कि ये गुण है और ये अवगुण है। क्या है? किसी वस्तु में ये गुण है, इतनी अच्छी चीजें इसमें, इतनी बुरी चीजें इसमें, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सारी चीजें आ जाती है। इसको बोलते हैं प्रतिरूपीकरण, ठीक है। यानी कि दो समान वस्तुएं, आप उसके सामने क्या करो, दो समान वस्तुएं दे दो तो वो गुणात्मक भेद बता देगा इसमें, क्योंकि पलटाने का गुण भी विकसित हो जाता है इसमें। तो दो समान वस्तु दे दो, उसमें क्या करेगा कि गुणात्मक सहसंबंध स्थापित कर देगा। वो क्या कर देगा? सहसंबंध स्थापित कर देगा। जो वास्तविक अवास्तविक चीजें आती हैं वो आएगी अगली अवस्था में, वो इससे रिलेटेड नहीं है। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा प्रतिरूपीकरण का जो गुण पाया जाता है वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है। श्रृंखलाबद्धता और वर्गीकरण जो गुण पाए जाते हैं वो कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं। प्रतिरूपीकरण का मतलब आपको समझ में आया? दो समान वस्तुएं जिसमें गुणों में जो सबद्धता यानी कि सहसंबंध स्थापित होते हैं ना, उनमें एक मतलब उनमें भेद बताना या उनकी चीजें के बारे में अलग अलग चीजें बता देना, ये होता है प्रतिरूपीकरण, ठीक है। सभी को क्लास कैसी लगी? आज के लिए इतना ही रखेंगे अपन मैटर, क्योंकि जो नेक्स्ट वाली जो स्टेज है वो काफी बड़ी है, तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास अपनी उसमें खत्म करेंगे और कल लास्ट क्लास रहेगी अपनी इस यूनिट की, इसके बाद खत्म कर देंगे। देखो क्या है, पढ़ाते पढ़ाते इतना टाइम निकल जाता है कि मुझे पता ही नहीं चलता। मुझे कम चीजें बतानी नहीं आती, पहली बात तो ये मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे कम चीजें बतानी नहीं आती। मैं आपको इतना खुल के बताना चाहता हूँ कि आपको दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो आज के लिए क्लास को प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहुंचाएं। इसके बाद अपन कल बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।